हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना यानी कि क्लास 9 साइंस का एक चैप्टर नंबर 4, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त चैप्टर है। इस चैप्टर में आप खास करके परमाणु का संरचना, परमाणु का स्ट्रक्चर, मतलब ये कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, उसकी डिस्कवरी कैसी हुई, लोगों ने परमाणु को जाना कैसे, क्या क्या उसके अंदर पाए जाते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मेशन है, किन किन लोगों ने जो है न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की, परमाणु की संरचना के बारे में किन किन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, किन किन लोगों ने नए नए मॉडल्स तैयार किए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज आप लोग जानेंगे। चलिए आइए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सूर्यकांत प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चैप्टर का आप नाम देख ही रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, परमाणु संरचना, क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो वीडियो है वो आपका वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो कहने का मतलब इस वीडियो में आप पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट ब्रीफ थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट ब्रीफ दिया हुआ है चैप्टर का कि आप चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप समझे कि जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के बारे में क्या बताया गया कि ये कैनाल किरणें होती हैं। प्रोटॉन जो है वो कैनाल किरणें होती हैं, और इन कैनाल किरणों का खोज जो है वो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। कैनाल किरणों की जो खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उन्हीं कैनाल किरणों को जो है प्रोटॉन नाम दिया गया था। ठीक है, उन्हीं कैनाल, ठीक है, किरणें जो है ना, जो कैनाल किरणें हैं, उन्हीं कैनाल किरणों का नाम जो है क्या दिया गया था? उन्हीं कैनाल किरणों का नाम प्रोटॉन है ना, उन्हीं कैनाल किरणों का नाम जो है वो प्रोटॉन दिया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे परमाणु के बारे में। ठीक है, तो परमाणु में दो चीजें लोगों ने बताई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी परमाणु में की थी किसने? चैंडविक द्वारा खोजा गया था न्यूट्रॉन को। परमाणु में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, ये चैंडविक ने बात की थी। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये किसके द्वारा सर्च किया गया? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड है ना, किरणों के द्वारा खोजा गया था, और इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम था जे, ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है टॉमसन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या लिख दिया गया? टॉमसन। ठीक है, सबके बारे में हम लोग बारीकी से बात करेंगे। आइए, तो अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी कर ली गई, जब उसके बारे में लोगों ने जान लिया, तब जाकर के परमाणु के मॉडल को तैयार किया गया, यानी कि परमाणु आखिर में दिखता कैसा है, बनता कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के अंदर कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स परमाणु के अंदर कहां पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है चर्चा की गई। तो चर्चा करने से पहले उन लोगों ने परमाणु का मॉडल तैयार करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो परमाणु का मॉडल जो है वो 3 लोगों ने बनाए। एक तो टॉमसन ने बनाया था परमाणु का मॉडल, और एक आपका रदरफोर्ड ने बनवाया था परमाणु का मॉडल, और एक किसने बनाया था? बोर ने। ठीक है, एक बोर ने भी परमाणु का मॉडल बनाया था। इनके परमाणु के मॉडल को हम लोग चर्चा करेंगे और बारीकी से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने पाए जाएंगे। कक्षा क्या होता है भाई? ये कक्षा कौन सी है? ये कक्षा उस पाथ को कहा जाता है, उस रास्ते को कहा जाता है जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ। जिस पाथ में, जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको कक्षा कहा जाता है। तो किस कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा की गई है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और वो किस है ना कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। ये जो n है ये किसको दर्शाता है? ये कक्षा की, ठीक है, ये कक्षा की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है वो कक्षा की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करेंगे संयोजक कक्षा। संयोजक कक्षा किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैलेंस शेल, यानी कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा जो होती है उसको संयोजक कक्षा कहा जाता है।
उसको संयोजक कक्षा कहा जाता है। और उस संयोजक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने सारी बात करेंगे। और हम परमाणु संख्या के बारे में भी बात करेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। और हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में भी बात करेंगे। तो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसी भी परमाणु में प्रेजेंट, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग समस्थानिक पे बात करेंगे। समस्थानिक का मतलब क्या हो गया? समस्थानिक हम उसको बोलेंगे एक समान परमाणु संख्या पर, एक समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या हो। यानी कि वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, मास क्या हो? अलग अलग हो, उनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। जिसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक होता है आपके पास C612, ठीक है, एक होता है C7, ठीक है, 14, ठीक है, और एक होता है C8, ठीक है, एक होता है C8 16। ये होते, देखो सॉरी, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। इनकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है? सेम होती है। इनका जो मास है वो क्या होता है? अलग अलग होता है ना। इनका परमाणु संख्या सेम होता है, इनका मास अलग अलग होता है, इसलिए इनको जो है समस्थानिक कहा जाता है। मतलब जिनका स्थान सेम हो, मास अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। समभारिक किसको बोलेंगे? समभारिक हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान सेम हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का आप बोल सकते हो, ठीक है, कैल्शियम का जो मास है वो 40 होता है और आर्गन का जो भी मास जो है अप्रोक्स 40 के बराबर होता है। ऐसा कुछ मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉपर, कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम चर्चा, यानी विशेष चर्चा, एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए विषय सारणी, विषय सारणी मतलब क्या क्या पढ़ोगे आप? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे जो कैथोड किरण के माध्यम से की गई थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणों के नाम से भी जानते हैं। आप नाम हमेशा याद रखें कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने तो की थी, ठीक है, चैडविक ने तो की थी। लेकिन आपको ये भी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज, हाँ ठीक है। उसके बाद कैनाल किरणें किसको कहा जाता है ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। एनोड किरणें किसको कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की इसके बारे में बात करेंगे। परमाणु मॉडल किसने किसने दिया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो परमाणु मॉडल टॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के द्वारा परमाणु मॉडल दिए गए थे, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, पहली कक्षा यानी कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एल कक्षा में 8, फिर एल के बाद एम आता है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एन आता है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनके ऊपर भी जो हम लोग चर्चा करेंगे, समस्थानिक और उनके उपयोग और संभारिक और उनके उपयोग, इनके ऊपर भी जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो एनोड किरणों से या फिर कैनाल किरणों के माध्यम से की गई थी, ठीक है। तो आइए पहले जॉन डाल्टन के बारे में बात कर लेते हैं। जॉन डाल्टन एक बहुत स्वीट पर्सन थे। उन्होंने, है ना, परमाणु का एक सिद्धांत बनाया था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक कहने का मतलब उन्होंने एक परमाणु का सिद्धांत बनाया था और उस सिद्धांत में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी परमाणु के बारे में। ये बातें कब की हैं? परमाणु का सिद्धांत यानी कि जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वो उन्होंने कब दिया था? ये अप्रोक्स 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हो रही थी उस समय की ये बात है, ठीक है, उस समय की ये बात है। उन्होंने क्या बताया कि जॉन डाल्टन ने बताया कि जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना था, यानी कि जो परमाणु है वो कभी भी भाग नहीं हो सकता। मतलब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा किसने बताया था?
डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डाल्टन ने। यानी परमाणु एक अविभाज्य इकाई होती है, मतलब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर उनका यह तत्व उन्हीं, है ना, 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया था। हमने अभी क्या बताया आपको? ये बातें कब की हैं? 19वीं शताब्दी की ये बातें हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई, क्या बातें बताई भाई? उन्होंने बातें बताई कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य इकाई होता है, या फिर अविभाज्य इकाई को माना जाता है परमाणु। और उनकी ये बात जो थी, इस बात को गलत भी साबित कर दिया गया था 19वीं शताब्दी के एंड तक, यानी 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते उनकी इस बात को गलत भी साबित किया गया था। क्यों गलत साबित किया गया था? क्योंकि परमाणु अविभाज्य इकाई नहीं होता है, परमाणु से भी छोटे कुछ कुछ पार्टिकल होते हैं, कुछ कुछ तत्व होते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है कि, है ना, असल में वैज्ञानिकों ने, ठीक है, उस दौरान परमाणु में, है ना, आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी कि ये 3 कण जो थे वो परमाणु के अंदर खोज डाले, और इन 3 परमाणुओं का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा गया था। ठीक है, इन कणों को उप परमाणिक कण कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इसमें निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद अगला पॉइंट जो यहां देख रहे होंगे आप, वो क्या नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो कैथोड किरणों से की गई थी, जिसको जे टॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। यानी टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस बात की जानकारी किसने दी थी? जे थॉमसन ने दी थी। आप देख पा रहे होंगे ये है कैथोड और ये है एनोड। यहां पर एक बैटरी लगाई गई है। इस बैटरी कितने वोल्ट की है? ये अप्रोक्स 10,000 वोल्ट की बैटरी को लगाया गया। कहां से? ये कैथोड और ये एनोड से जोड़ा गया, और इसके अंदर जो था गैस को भरा गया था। सपोज मान के चलिए हाइड्रोजन गैस को भरा गया था। जब इन्होंने यहां से करंट को पास कराया तो करंट जो था, इस करंट के कारण यहां से बहुत सारा रे निकलने लगा, और रे निकल करके किधर जा रहा था? एनोड की तरफ जा रहा था। क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, इसलिए इनका नाम कैथोड किरण रखा गया था, यानी कि कैथोड रे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे, हमने इसका डायग्राम बना के रखा है, उसमें भी बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या तथ्य है? कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, वो होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31, ठीक है, kg होता है। ठीक है, इतना कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निग्लेजिबल 0 के बराबर होता है। निग्लेजिबल 0 के बराबर होता है, यानी कि 1/837। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के मास को अगर 1837 से आप भागा दे दे तो जो मास आपको मिलेगा वो मास इलेक्ट्रॉन का होता है, और ये मास बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये निग्लेजिबल 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पर। पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी पे बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की खोज, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? एनोड किरणों के द्वारा, यानी जिसको कैनाल किरणें कहा जाता है। तो ई गोल्डस्टीन ने, यानी ई गोल्डस्टीन कहने का मतलब ई गोल्डस्टीन जे थॉमसन, सॉरी ई गोल्डस्टीन जे थॉमसन नहीं, ई गोल्डस्टीन आपका अलग साइंटिस्ट था। तो ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या कैनोल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में, है ना, धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? उन्होंने एक एनोड किरणों का या कैनाल किरणों का प्रयोग किया था। उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने, ठीक है, प्रोटॉन की खोज कर डाली थी। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक, है ना, एनिमेटेड कुछ डायग्राम आप वहां देख पा रहे होंगे। देखो ये तो है कैथोड, ठीक है, सॉरी ये तो है आपका एनोड। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये है एनोड। क्यों एनोड है भाई? क्योंकि इस पे कैसा चार्ज दिख रहा है आपको? प्लस। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये है आपका कैथोड। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कैथोड। ठीक है, ये क्या है? ये है कैथोड।
ठीक है। और ये कैथोड देखो, इसमें ये जो देख रहे हैं आप छेद, ये है छिद्र, यानी इसको हम होल बोल सकते हैं। ये क्या होल है, देखो ये ध्यान से देखिए, ये होल है, और इसी होल में से होकर के क्या निकल रहा है, इसी होल में से होकर के पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, इसी होल में से होकर के पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। क्योंकि ये होल में से होकर के निकल रहा है, क्योंकि ये होल में से होकर के निकल रहा है, और ये होल जो है बच्चों वो कैनाल की तरह दिख रहा है। ये जो होल है बच्चों वो कैनाल की तरह दिख रहा है, इसलिए इन किरणों को ठीक है कैनाल किरण भी कहा गया है। इसलिए इन किरणों को कैनाल किरण भी कहा गया है, क्योंकि ये जो किरणें हैं वो आपकी एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं, इसलिए इनका नाम ठीक है एनोड किरण भी कहा गया था, या फिर एनोड रे भी कहा गया था। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस डायग्राम को आप बार बार देखें, इस वीडियो का बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन में जो है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज, इसमें प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का चार्ज जो है वो बच्चों बराबर होता है, एक में नेगेटिव तो एक में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। ठीक, चलिए, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻24 ठीक है ग्राम होता है। और ये जो मास है ना, ये जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुने टाइम ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, इसलिए प्रोटॉन के मास को हम निग्लिजिबल जीरो नहीं बोल सकते, हम जो है इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल जीरो बोलते हैं। यानी कि प्रोटॉन का मास 1840 गुने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन आप 1840 नहीं याद रखें, आप 1837 याद रखें। 1837 जो है वो आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी का आंसर जो है वो बच्चों सही होता है, इसलिए आप एनसीईआरटी के आंसर को ही याद रखें। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, आइए न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई थी? ठीक है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक हाई वोल्टेज, ठीक है, यहां पर एक हाई वोल्टेज दिया हुआ है। इस हाई वोल्टेज की मदद से आप देखें यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा जो है, क्योंकि नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। तो देखो कैथोड से निकलता हुआ रे जो है आ रहा है, और यहाँ पर ये एक लगा हुआ मटेरियल, ये है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल। जब ये रे यहाँ से निकला, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकराया, तो टकराने के बाद इसने क्या किया कि इसने एक लाइट को प्रोड्यूस किया, यानी कि फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस, स्पार्क करता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो स्पार्क शो कर रहा था कि कैथोड से कुछ रे जो है वो एनोड की तरफ आ रहा है, और उसी रे को जो है कैथोड रे कहा गया था। कैथोड रे का जो पार्टिकल था, कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर के बना था वो था आपका एनोड, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की गई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आप समझ गए होंगे, ये पूरा की पूरा आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने आपको बताया। आइए अब हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई थी, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों, यानी कि जितने हल्के वाले तत्व थे, जैसे लिथियम था, बोरोन था, ठीक है, कि अल्फा कणों के साथ भिड़ंत करवाई, मतलब लड़ा दिया उसने, हल्के पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल लड़ा दिया ऐसे करके। जब लड़ाया तो हुआ क्या कि जितने भी लाइट न्यूक्लियस वाले पार्टिकल थे, वो जब ब्रेक किया तो उसमें से न्यूट्रॉन जो है वो निकलना बाहर स्टार्ट हो गए। क्या निकलना स्टार्ट हो गए, न्यूट्रॉन निकलना बाहर स्टार्ट हुए। तब जाकर के लोगों को पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही है, उसके अलावा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, अच्छा, लोगों को पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन जैसी चीज होनी चाहिए? देखो मैं बताता हूं कैसे। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन को जो मास होता है वो होता है 1। आपने सुना होगा हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1। ठीक है, क्यों द्रव्यमान 1 होता है भाई? इसलिए द्रव्यमान 1 होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। जबकि प्रोटॉन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। ठीक है, प्रोटॉन जो द्रव्यमान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक प्रोटॉन आपका पाया जाता है, इसलिए उसमें एक मास था। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर थी। लेकिन जैसे ही वो लोग हीलियम की तरफ बढ़ा, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो इसका मास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जब इसमें एक प्रोटॉन था तो एक मास था, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 मास होना चाहिए। लेकिन इसके मास को कैलकुलेट किया गया था,
जब इसके मास को कैलकुलेट किया गया था तो पता चला कि इसका मास जो है वो तो 4 है। ठीक है, तो लोगों के मन में थोड़ी सी शंका हुई। क्या शंका हुई कि 2 प्रोटॉन होने के बावजूद इसका मास 4 कैसे हो गया, इसका मास तो 2 होना चाहिए था, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो मास निग्लेजिबल 0 होता है, तो प्रोटॉन का मास है तो वही मास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मास तो 4 है। तो लोगों ने सोचा कि पक्का इसके अंदर कुछ है, पक्का इसके अंदर कुछ है, जिसके कारण इसका मास क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो जो भी है उसके अंदर, उसमें चार्ज नाम की चीज नहीं है। जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, उसमें चार्ज नाम की चीज नहीं है। उसमें सिर्फ क्या है, उसमें सिर्फ द्रव्यमान है, उसमें सिर्फ क्या है, द्रव्यमान है। और उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं ऐसे और ऐसे। तो जो द्रव्यमान है वो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूट्रल पार्टिकल। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ क्या पाया जाता है, मास पाया जाता है बच्चों, लेकिन चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब भिड़ंत कराई तो ऐसा हुआ था, तो जिसके कारण बस एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवास रहित थे, आवेश रहित थे, मतलब उसमें चार्ज नहीं था, की उत्पत्ति की सिद्धि हुई थी, यानी कि उनकी उत्पत्ति का सिद्ध किया गया था, उसका प्रूव किया गया था, उसकी जांच की गई थी। ठीक है, तो इन कणों का नाम जो है न्यूट्रॉन बाद में रख दिया गया था। और न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के प्रोटियम है ना समस्थानिक में नहीं होते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ठीक है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, इसको आप याद रखें। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग ए लिखते हैं, वो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के है ना द्रव्यमान के सम के क्या होता है, बराबर होता है। आइए अब बात करते हैं हमारे परमाणु मॉडल पे। तो देखो, तो उप परमाणिक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब की खोज की जा चुकी थी। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कर ली गई, तब लोगों के मन में ये आया कि अब क्या किया जाए भाई, अब हम पता करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, जो परमाणु है वो दिखता कैसा है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु में है लेकिन कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन परमाणु में है लेकिन कहां पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु में है लेकिन कहां पाए जाते हैं। अब इस चीज की जानकारी लोगों को करनी पड़ी, यानी कि उन लोगों के ये मन में आया कि हम जाने कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कहां पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं, इसका शेप कैसा होता है। इस चीज के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता अंदर से जगी। ठीक है, क्या जगी, उत्सुकता अंदर से जगी। तो देखिए, उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह हैं। एक तो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल था जो मैंने शुरू में आपको बताया, फिर उसके बाद एक आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, फिर आपका एक किसका है, ठीक है, एक आपका था बोर्स का परमाणु मॉडल। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। तो इन दिनों ठीक है क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल यानी वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया और इसी मॉडल की स्वीकृति की गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। एक और मॉडल जो है तैयार किया गया था, वो मॉडल था आपका यांत्रिक परमाणु मॉडल। ठीक है, वो जो मॉडल है वो मॉडल सभी वैज्ञानिकों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसको स्वीकृत किया गया था कि वो मॉडल सही है किसी भी परमाणु का। बाद में जाकर के जो है इसकी स्वीकृति की गई थी और इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसको आपको जो है बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ना है, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल। आइए देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल जिसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा महाराज कि जो पूरा की पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा की पूरा देख रहे हैं, ये पूरे में क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, पूरे में क्या भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने बोला कि छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने कहा पूरा की पूरा परमाणु जो है पॉजिटिव चार्ज से बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज में जो बीजे पाए जाते हैं, वो तरबूज के जो बीजे हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं और तरबूज का जो लाल गुदा है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। ऐसा इन्होंने कहा, किसके बारे में, मॉडल के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में। ठीक, देखो इन्होंने क्या लिखा है,
इन्होंने लिखा कि टॉमसन के इस परमाणु मॉडल को है ना कटा तरबूज मॉडल कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल इसको बुलाता है, कटा हुआ तरबूज मॉडल कहते हैं। तो टॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में, ठीक है, धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह दिखता है, बिखरा हुआ है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीजे की भांति घुसे हुए हैं। मैंने क्या कहा, तरबूज का जो लाल वाला पोर्शन होता है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और तरबूज में कहीं कहीं जो बीज पाए जाते हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बताया था। किसने बताया था भाई, तो ये बताया था आपका किसने, जे थॉमसन ने, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया, क्योंकि ये जो मॉडल था वो नकार दिया गया, एकदम बेकार है, बड़ा मॉडल है, इसको हटाओ, इसने कुछ भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी, तो लोगों ने इसको नकार दिया गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से, है ना, तेज से चल रहे हल्का यानी हीलियम कणों को सोने की पन्नी से टकराई करवाई। रदरफोर्ड क्या था, उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड आया, उसने क्या किया, एक सोने की पन्नी यहाँ पर ऐसे करके लगाई, ठीक है, और उस सोने की पन्नी पर उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया, और उस बम्बार्डमेंट की मदद से उसने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कहाँ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और कहाँ पर उसका नाभिक होता है। इन सभी बातों के बारे में उसने जानने की कोशिश की। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं इसके टॉपिक को आपको चर्चा करूंगा। देखो, ये है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, आप देख लें। यहां पर क्या है, देखो, ये है लीड, इसके अंदर उन्होंने क्या रखा है, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इसके अंदर रखा है बच्चों, ठीक है, क्या रखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इसके अंदर रखा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है बच्चों, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फील्ड पे जाकर के टकरा रहे हैं। तो ये जो गोल्ड फील्ड पे जाकर टकराते हैं, तो टकराने के दौरान क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो वो सीधे पास हो जाते हैं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मुड़ रहा है, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मुड़ रहा है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला कि गोल्ड फील्ड जो है, इन्होंने कितने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा मैं बताता हूँ। इन्होंने अप्रोक्स 10,000 अल्फा पार्टिकल को छोड़ा, और उस 10,000 अल्फा पार्टिकल में से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे पास हो गए। कैसे पास हो गए बच्चों, सीधे, एकदम सीधे पास हुए, वो डेविएट हुए ही नहीं, एकदम सीधे गए। लेकिन उसमें से कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मुड़े ऐसे करके, जो कुछ मुड़े, ठीक है, उस, और 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस गया, 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा जो वापस गया। तो इन सारी बातों को उसने देखा, समझा, तो समझने के बाद उनके दिमाग में ये आई, और जो उन्होंने जो उस चीज को कैलकुलेट किया, तब उन्होंने जो है अपना मॉडल तैयार किया। और मॉडल देखो क्या उन्होंने बताया कि ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी कि जो अल्फा कण थे वो सीधे एकदम स्ट्रेट पास हो गए थे सोने की पन्नी से, एकदम सीधे ऐसे करके, ठीक है। कुछ अल्फा कण जो थे वो छोटे छोटे कोन से जाकर के मिले, जैसे ऐसे करके आया और ऐसे करके चला गया। तो यहाँ पर जो था कुछ जो है यहाँ पर एंगल हल्का सा बना, ऐसे करके आ रहा था और ऐसे करके जा रहा था, तो कुछ कुछ एंगल से ये मुड़ा, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ जा रहा था, यानी कि एक कण ऐसे गया और वापस ऐसे करके आ जा रहा था। तो अपने प्रयोग के परिमाणों, है ना, परिमाणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। और उन्होंने क्या बोला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना, है ना, मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। और परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया है। और उन्होंने बोला कि परमाणु जो है उसके अंदर एक छोटा सा नाभिक है। क्यों नाभिक है भाई, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल गया वो जाकर के ऐसे टकराया और टकरा करके वापस आ जा रहा था। ये तभी पॉसिबल था क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो वापस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तभी ये वापस आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे, है ना, निकल गए और कुछ ही कण जो है झुकाव को देखा गया। और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग जो है वो खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटा सा भाग है, ठीक है, में मौजूद होता है। और नाभिक का जो आयतन होता है वो 10⁻⁵ गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। तो नाभिक का आयतन जो है वो 10⁻⁵ परमाणु के आयतन का होता
है। ठीक है, देखिए जो एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ये आप हमेशा याद रखें। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन और उसका प्रोटॉन, तो पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में पाया जाता है। तो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु का एक केंद्र होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक में प्लस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, और ये आपका पूरा की पूरा जो परमाणु का भार होता है वो नाभिक में ही पाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, ठीक है, वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो जगह है, इस जगह में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, बहुत छोटा होता है, काफी कम होता है और बहुत छोटा होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। एक कमियां थी, क्या कमियां थी? कि इन्होंने, ठीक है, परमाणु का अस्तित्व नहीं बता पाया कि परमाणु का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। आइए बात करते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु, है ना, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, है ना, वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर जो है वलयाकार मार्ग में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण ये कण अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को, है ना, अस्थिर बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, और घूम करके क्या करेगा, ये एक दिन जाकर के न्यूक्लियस में मिल जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस में मिलेगा तो न्यूक्लियस जो वो कैसा बन जाता है, अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड, है ना, समझा नहीं पाया। आइए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं समझाता हूँ। इन्होंने अपने जो मॉडल का स्ट्रक्चर था, इन्होंने बताया था किसके आधार पर? इन्होंने जो है, इन्होंने एक हमारा जो सोलर प्लैनेट है, सोलर प्लैनेट में आप जानते हैं कि जो जितने भी हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं बच्चों? घूमते रहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबके सब जो है सन के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये सभी बातें आप लोग जानते। देखिए ये कुछ कुछ डायग्राम जो है यहाँ पर आप देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो इसी, है ना, इसी घटना से उन्होंने क्या किया था? इसी घटना के आधार पर उन्होंने बताया कि जिस तरह सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह, है ना, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? घूमते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? घूमते हैं। ये इन्होंने बताया था। तो इस बात को गलत साबित कर दिया गया। क्यों गलत साबित कर दिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है तो वो अपनी एनर्जी को खत्म करेगा, तो वो धीरे धीरे जो है एक दिन आकर के खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को इन्होंने गलत साबित किया, और इनकी बात ये सत्य नहीं हुई थी। परमाणु की स्थिति या फिर परमाणु का, ठीक है, जो उसका अस्तित्व था उसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। आइए अब बात करते हैं बोर्स का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण करने के लिए बोर्स के परमाणु मॉडल से हुआ था। ठीक है, तो नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तत्व उन्होंने बताए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसको इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहा जाता है, और इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विवरण नहीं करते हैं, मतलब वो अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। जैसे मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी बाहर से ले ली, एनर्जी लेकर के यहाँ पर आ जाएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, फिर से अपनी ऑर्बिट में ये आ जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? नाभिक को जो है, ये जितनी भी कक्षाएं उनको डिनोट करने के लिए KLMN, ठीक है, कुछ नाम दिए। इनकी मदद से हम लोग उनकी संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम परमाणु संख्या के बारे में। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान
उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को कभी भी आप परमाणु संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहा जा सकता। लेकिन न्यूट्रल आइटम जिसमें कोई चार्ज ना हो उसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको हमेशा प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहना होगा। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का है ना परिचायक होता है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप का बदलाव देता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है परमाणु संख्या। तो किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अनावेशित मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। द्रव्यमान संख्या को A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, ए द्वारा N प्लस NP प्लस, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ये हो गया आपके पास प्रोटॉन, ये हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। तो परमाणु का प्रस्तुतीकरण देखिए, द्रव्यमान संख्या जो A से दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या आपका Z से, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है E, और E क्या होता है आपका तत्व का प्रतीक। E क्या होता है, तत्व का प्रतीक। जैसे ये है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आप जान रहे हैं एल्यूमिनियम का मास जो 26 होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 13। तो देखिए ये हो गया इसका मास, ये हो गया संख्या, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो इसका आ गया द्रव्यमान। प्रश्न दिए गए निम्नलिखित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आप लिखें। तो आप जान रहे हैं कि क्लोरीन है, देखो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या वो होता है 17। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, यहाँ पर एक गलती लिखा हुआ है, और इसका जो मास होता है वो होता है 35। तो आप सोचिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 हुई, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, आप 35 में से 17 माइनस कर दो, तो 35 में से जब 17 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 जो है इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आपका चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। तो अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, मजा आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमको पता चलता है कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों का मोटिवेशन का कारण होता है। तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी के आधार पर, आपके कमेंट के आधार पर ही जो है हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।